नमो नमः संस्कृत मित्राणी। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है समास। समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो समास का है कि समास का जो विग्रह है वो सम अस घय प्रत्यय से बना है। ठीक है, सम, उपसर्ग, अस और घया, इन तीनों से ही क्या है, समास जो शब्द है वो निष्पन्न हुआ है, उसका प्रादुर्भाव हुआ है, ऐसे आप कह सकते हैं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। ठीक है, अनेक पदानाम, अनेक पदों का जब एक पदी भवनम, एक पद हो जाता है तो वहां पर समास होता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में 3 विधियां होती हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 विधियां होती हैं। उन 3 विधियों के द्वारा ही हमारे संधि, समास और कारक का प्रयोग होता है, उन विधियों के द्वारा। तो ये आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समसनम समासः। संक्षिप्त होने को समास कहते हैं। ठीक है, जब शब्दों का समूह जब संक्षिप्त रूप में प्रयोग होता है तो उस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा बहुत सारे शब्दों का समूह क्या है, एक पदी भवन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे राज्ञः पुरुषः। अब राज्ञः पुरुषः में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होकर पुरुषः प्रथमा एक वचन का प्रयोग, इन दोनों में भिन्नता क्या है, एक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रखा है, दूसरे में प्रथम विभक्ति का प्रयोग हो रखा है। दोनों ही मिलकर राजपुरुष इस रूप को बना देते हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ वही रहता है। ठीक है, राज्ञः पुरुषः अर्थात राजा का सेवक, और राजपुरुषः का भी अर्थ वही है, लेकिन शब्द में क्या आ गया, विकार आ गया। तात्पर्य है संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण। ठीक है, समसनम समासा होता है संक्षेपीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरे नियम से मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पे समास विग्रह, समास विग्रह 2 प्रकार का होता है, ये सभी पता है। लौकिक और अलौकिक विग्रह होता है। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, लौकिक और अलौकिक। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद होते हैं। देखो समास के वैसे जो प्रश्न आएगा तो 5 भेद होते हैं समास के, लेकिन यहाँ पे 6 प्रमुख रूप से क्यों बता रखे हैं तो वो स्पष्टता हो जाएगी। देखो कौन कौन से हैं, तो अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। अब क्या होता है, इस तत्पुरुष समास के भी क्या होते हैं, ये कर्मधारय भेद हो जाता है और कर्मधारय का द्विगु भेद हो जाता है। अब इन दोनों को आज जब हटा दीजिएगा तो आप अव्ययी, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 भेद होते हैं। और ये भट्टोजीदीक्षित, ठीक है, भट्टोजीदीक्षित के अनुसार ये 4 भेद होते हैं। लेकिन वरदाचार्य जी एक केवल समास को भी मानते हैं। ठीक है, समास, ठीक है, केवल समास को भी मानते हैं। तो इनके प्रकार से, इनकी दृष्टि के अनुसार, ठीक है, इनके मतानुसार
इनके 5 भेद होते हैं: केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और कर्मधारय द्विगु समास तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। यदि हिंदी भाषा में देखें तो ये भिन्न भिन्नता अर्थात स्वतंत्र रूप से ये इन समासों का प्रयोग होता है, लेकिन संस्कृत वांग में तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय, कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु समास आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये पूरा देख सकते हैं कि भट्टोजीदीक्षित के अनुसार समास 4 होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, उसके अंतर्गत कर्मधारय समास और कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु समास। तत्पश्चात द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। वरदराजाचार्य जी के अनुसार ये 5 प्रकार के होते हैं। ये केवल समास को भी मानते हैं। समर्थ परिभाषा सूत्र। ठीक है। समर्थः पद विधि। ठीक है। समर्थः पद विधि, ये सूत्र हो गए। और एक है समासाधिकरण। ठीक है। ये होगा प्राग कडारात समासः। ठीक है। प्राग कडारात समासः। ये समास अधिकार सूत्र है। ठीक है। समास विधि सूत्रम, ये क्या है? सह सुपा, सुबंत के साथ समास। ठीक है। सह सुपा का क्या अर्थ है कि सुबंत के साथ समास। ये समास विधि सूत्र में आ भी सकता है कि समास विधि सूत्र क्या है, तो सह सुपा। ठीक है। जितने भी अभी हमारे जो आएंगे, ठीक है, केवल समास, ये सह सुपा के अंतर्गत ही आते हैं। जहाँ सामर्थ्य होगा वहीं पदविधि होगी। ठीक है। समर्थः पदविधि ही, जहाँ सामर्थ्य होगा, जहाँ जो नियम होगा, जैसा बताया गया होगा, ठीक है, वहीं क्या होगी? पदविधि होगी। तो पदविधि क्या होती है? व्याकरण में वर्ण विधि, पद विधि और वाक्य विधि, ये 3 विधियां होती हैं। वर्ण विधि संधि से संबंधित होती हैं, पद विधि समास से संबंधित होते हैं और वाक्य विधि आपके कारक से संबंधित होती हैं। ये 3 विधियां होती हैं संस्कृत वाङ्मय या संस्कृत व्याकरण में। अब देखिए 5 जो है इनका संक्षिप्त परिचय दिया मैंने। पहले केवल समास है, जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त होता है। ठीक है। वहाँ केवल समास होता है, अर्थात विशेष संज्ञा जहाँ नहीं होती, विशेष संज्ञा से मुक्त होना, ठीक है, वहाँ केवल समास होता है। अर्थात कि अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास जहाँ ना हो वहाँ केवल समास होता है, ये कहना, ये तात्पर्य है। उसके बाद है अव्ययभाव समास। प्रायेण पूर्वपद प्रधानः अव्ययभावः। तत्पुरुष समास प्रायेण उत्तरपद प्रधानः तत्पुरुषः। द्वंद्व समास है प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः। और बहुब्रीहि समास प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुब्रीहि। अब केवल समास। संस्कृत व्याकरण के अनुसार केवल समास वह समास है जिसकी कोई विशेष संज्ञा अर्थात नाम नहीं, संज्ञा नहीं होती। ठीक है। विशेष संज्ञा नहीं होती। सरल शब्दों में कहें तो जब 2 शब्दों में समास तो होता है, लेकिन वह अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व, इन चारों मुख्य श्रेणियों में फिट नहीं बैठता, ठीक है, उसे केवल समास कहते हैं या इनके अंतर्गत नहीं आता। नाम का अभाव, इसका अपना कोई विशिष्ट या तकनीकी नाम नहीं होता, ये केवल समास का ही परिचय है।
प्राचीन प्रयोग, यह संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों और वेदों में अधिक देखने को मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार इसे सहसुपा सूत्र के अंतर्गत रखा जाता है। किसको? केवल समास को। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि ऊपर ही बताया था मैंने कि जो सहसुपा है इसके अंदर आपका केवल समास आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, भूतपूर्वः, पूर्वम भूतः। ठीक है, अलौकिक विग्रह क्या है? लौकिक अलौकिक विग्रह देख लीजिए कि भूतपूर्व है, पूर्वम भूतः, भूतपूर्वः। यहाँ पे लौकिक विग्रह में क्या है? पूर्वम भूत है। ठीक है, लेकिन जब समास हुआ तो भूतपूर्वः, वो क्या आ गया? पूर्व जो शब्द है वो पीछे आ गया। अलौकिक विग्रह देखिए, पूर्व प्लस अम प्लस भूत प्लस सु, जो पहले हो चुका। वागर्था विवि, ये बहुत ही प्रसिद्ध पद्य है। ठीक है, वागर्था विव, तो वागर्थो इव। ठीक है, जहाँ पे शब्द और अर्थ क्या हो? मिले हुए हो। वाक अर्थो, वाक अर्थो इव, शब्द अर्थ के समान। आगे देखिए, अदृष्ट पूर्व न दृष्ट पूर्व, अदृष्ट पूर्व, जो पहले न देखा गया हो। अब है अव्ययी भाव समास। प्रायण पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव समासः। अव्ययी भाव समास का परिचय देख लीजिए, इससे पूर्व हमने पढ़ लिया है इतना। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास का परिचय देख लीजिए, जो नित्य समास है। ठीक है, इसको नित्य समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 16 अर्थों में होता है। पूर्व पद अव्ययी होगा, वही प्रधान भी होगा। नित्य नपुंसकलिंग एक वचन का रूप रहेगा। अव्ययी भाव समास समस्त उदाहरण अव्ययी होगा, अर्थात जब हम समास करेंगे अव्ययी भाव का तो वो समस्त पद क्या हो जाता है? अव्ययी हो जाता है। दूसरा, जो भी उदाहरण होगा वह पूरा पद अव्ययी होगा। जो भी उदाहरण होगा वह पूरा पद क्या हो जाएगा? अव्ययी हो जाएगा। उदाहरण देख लिए, सूत्र से देखिए, अव्ययी भाव अधिकार सूत्रम, अव्ययी भाव का अधिकार सूत्रम जो सूत्र है वो है अव्ययी भावः। अब प्रश्न पूछ सकते कि जो अव्ययी भावों का अधिकार सूत्र कौन सा है? तो अव्ययी भावः। ठीक है, ये क्या है? अधिकार सूत्र है। अधिकार मतलब इससे मतलब तत्पुरुष जो समास है उससे पहले जितने भी सूत्र होंगे ना, उस सूत्र में इसका क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले के जो गाँव में जो लोग रहते थे, जब खेतों का जो बंटवारा होता था तो ये अपने हिसाब से क्या करते थे? जितनी दूर हो सके वो उतनी दूर जाकर उसमें अधिकार कर लेते थे। तो इस सूत्र का भी अधिकार वही है, ये जितने दूर तक जाएगा, जहाँ तक तत्पुरुष समास का अधिकार का क्षेत्र होगा वहाँ तक क्या है? इसका अधिकार होगा। ठीक है, ये भी सरल शब्दों में, ज़्यादा व्याख्या नहीं है। ठीक है, अव्यय समास सूत्रम, यह समास 16 अर्थों में होता है। अव्ययम विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य, अंत वचनेषु। ठीक है, यदि इनको हम एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध्या, समृद्धि वृद्ध्यर्थाभावात्या असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, यथा, नुपूर्व्य, युगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्यांत वचनेषु। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ में किस किस में है, यहाँ पे ये पूरा दे रखा मैंने। विभक्ति, ठीक है, सप्तमी अर्थ में अधिहरि, हरो इति, हरि के विषय में। समीप है, उपसर्ग आता है समीप के अर्थ में, तो उप गंगम, गंगायाः समीपम, गंगा के पास। उप यमनम, उप कृष्णम आदि। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करता रहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उप यमनम, उप कृष्णम, उप हरिम। ठीक है, इस प्रकार से प्रयोग होता है। समृद्धि के अर्थ में सुमद्रम,
मद्राणाम समृद्धि, मद्रास की समृद्धि। वृद्धि दरिद्रता नाश के अर्थ में। दुर्यौवनम यौवनानाम वृद्धि, यौवनों की वृद्धि का अभाव या यौवनों का नाश। ठीक है, ये दो अर्थों में दुर्यौवनम, ठीक है, अभाव के अर्थ में और नाश के अर्थ में। अभाव निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभावः, मक्खियों का अभाव। निर्द्वंद्वम निर्विघ्नम निर्जनम, ये सभी क्या है, अभाव के अर्थ में आएंगे उदाहरण अभाव में। ठीक है, निर्द्वंद्वम यहाँ पे किस अर्थ में है, तो अभाव के अर्थ में। मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिकम किस अर्थ में है, तो अभाव के अर्थ में है। अत्यय विनाश नाश के अर्थ में। अति हेमम हेमस्य अत्ययः, बर्फ का नाश नष्ट। कब, जब शीत ऋतु का क्या होता है, समाप्ति होती है, तब क्या है, हेमस्य अत्ययः, हिम का नाश होना या हिम की समाप्ति। असंप्रति असंप्रति, ठीक है, अनौचित्य अर्थ में, अनुचित अर्थ में। अनौचित्य अनुचित अर्थ में। अति निद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते, इस समय निद्रा उचित नहीं या निद्रा के अनुपयुक्त समय में। ठीक है, इसी प्रकार से शब्द प्रादुर्भाव प्रकाश अर्थ में। इति हरि, हरि शब्दस्य प्रकाशः। ठीक है, हरि शब्दस्य प्रकाशः मतलब हरि शब्द का महिमा। ठीक है, जो इसका भाव है वो है हरि शब्द की महिमा। ठीक है, जैसे इति राम, ठीक है, इति राम कर दिया, राम शब्दस्य प्रकाशः, राम शब्द की महिमा। कहते ना कि राम से उनका नाम बड़ा। ठीक है, नाम से बड़ा क्या, राम का नाम। तो वो राम का जो, राम जी का जो नाम है उसकी जो महिमा, ठीक है, नाम की महिमा बोलते हैं ना, नाम जप कीजिए। ठीक है, उस नाम की महिमा। ठीक है, आगे पश्चात अनुविष्णु, विष्णु हो पश्चात, विष्णु के पीछे। अनुरथम अनुहरि, इसी प्रकार से ये यथा जो है वो चार अर्थों में प्रयोग होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि यथा जो है वो कितने अर्थों में प्रयोग होता है, तो चार अर्थों में। योग्यता, विवक्षा, बार बार होना, अनतिक्रम्य अर्थात शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति हो उसके अनुसार, और सादृश्य के अर्थ में। ठीक है, सदृश्य मतलब समानता के अर्थ में। इन चार अर्थों में होता है। जैसे योग्यता अर्थ में अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य। विवक्षा बार बार अर्थ में प्रति ग्रामम, ग्रामम ग्रामम प्रति, प्रत्येक गांव में। अनतिक्रम्य होता है यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार ही क्या वजन उठाता है। ठीक है, तो शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है, अनतिक्रम्य। सादृश्य अर्थ में सहरि, हरे है सादृश्यम, हरि के सदृश। उसके बाद है आनुपूर्व्य। ठीक है, अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, ज्येष्ठ के अनुसार। योगपद्य, सचक्रम, चक्रेण युगपद। उसके बाद ससखी, सदृश सख्या, संपत्ति के अर्थ में। सक्षत्रम, क्षत्राणाम संपत्ति है, क्षत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, तो क्या हो जाएगा सक्षत्रम। उसके साकल्य, संपूर्ण अर्थ में। सतृणम, अति मतलब तृण, तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि, तो तृणम अपि अपरित्यज्य, तृण को भी ना छोड़कर, अर्थात सब खा जाता है। ठीक है, एक राक्षस ऐसे है कि तृणम अपि अपरित्यज्य ईदृशः वर्तते। एकः राक्षसः कथम अस्ति, तो तृणमपि अपरित्यज्य ईदृशः अस्ति, कि तिनके तक को भी नहीं छोड़ता, इस प्रकार का राक्षस है। सादृश्य समान, सदृश अर्थ में। सहरि, हरे है सादृश्यम, हरि के सदृश, हरि के समान। ठीक है, भवादृश, भवादृश आपके सदृश। ठीक है, तो हरि सदृश, हरे है सदृश सहरि। अंत अगर में साग्नि,
अग्निग्रंथ पर्यंतम, अग्निकांड पर्यंत तक, ठीक है, अग्निग्रंथ पर्यंतम अधीते, अग्निचयन ग्रंथ तक पढ़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अग्निग्रंथ पर्यंतम साग्नि। संख्या समास विधि सूत्रम, ये भी प्रमुख है अव्यय भाव समास में। संख्या समास विधि सूत्रम, संख्या से संबंधित, ठीक है, जैसे द्वियमनम, ठीक है, द्वियमनम। तो यहाँ पे जो पंचगंगम द्वियमनम ये क्या है, ये संख्या से संबंधित है, लेकिन साथ ही साथ नदी विश्च, नदी क्या है, नदी से भी ये क्या हो जाएंगे, पहचाने जाएंगे। जहाँ पे इस प्रकार से आएगा, जैसे गंगा, तो गंगा नदी है, यमुना ये भी नदी है। लेकिन आगे क्या है, संख्या शब्द, जैसे पंचगंगम, पंचानाम गंगानाम समाहारः, कि नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास होता है। जो नदी विशेष के वाचक जो हैं उनके साथ क्या होगा, संख्यावाचक का क्या होता है, समास होता है। जैसे पंचगंगम, गंगानाम, पंचानाम गंगानाम समाहारः, अर्थात 5 गंगाओं का समाहार, अर्थात मेल। द्वियमनम द्वयोः यमुनयोः समाहारः, तो अर्थ है 2 यमुनाओं का समाहार। उसके बाद नपुंसकत्व विधि सूत्रम अव्यय भावश्च, ये पूछ सकता है नपुंसकत्व विधि सूत्र क्या है, तो अव्यय भावश्च। उसके बाद उपसर्जन संज्ञा सूत्र, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो उपसर्जन संज्ञा सूत्र क्या है, ये पूछा भी जा सकता है। प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, तो उपसर्जन क्या होता है, कहाँ होता है, तो पूर्व में, पहले होता है, ठीक है, उपसर्जनम पूर्वम, पहले होता है। अव्यय भाव के अन्य उदाहरण है उपशरदम, शरदः समीपम, शरद के समीप। प्रतिविपाशम, विपाशम अभिमुखम, प्रतिविपाशम विपाशायाः अभिमुखम, प्रतिविपाशम होता है उपजरसम, जरायाः समीपम उपजरसम। उपराजम, राज्ञः समीपम उपराजम, इन दोनों में टच प्रत्यय हुआ है अनश्च सूत्र से। उपराजम और अध्यात्म जो ये है, इनमें किससे टच हुआ है, तो अनश्च सूत्र से, ठीक है। जटायाः समीपम, उपराजम राज्ञः समीपम, अध्यात्म आत्मनि, उपचर्मम चर्म चर्मणि समीपे, चर्मणः समीपे, ठीक है, चर्मणः समीपे, उपचर्मम उपचर्म, उपसमिधम उपसमित, समिधः समीपे, उपसमित और उपसमित, ठीक है। उसके बाद है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और वैधिकरण तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण। वैधिकरण के भी 2 भेद, वैधिकरण के भी 6 भेद हो जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 6 भेद हो जाते हैं। और ये भेद किस में, विभक्ति के अनुसार होते हैं, द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ठीक है। ये क्या होते हैं, इन विभक्तियों का प्रयोग होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।